हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने सर कहाँ तक कवर करा था? हमने करा था क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स तक। तो पार्ट 4 में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? रिसिप्ट से। अब रिसिप्ट्स को समझते हैं, रिसिप्ट्स क्या होती है। देखो बच्चों, रिसिप्ट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है? देखो, रिसिप्ट रिसिप्ट का मतलब होता है बिजनेस में पैसे का आना। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। बिजनेस में पैसे का आना, रिसिप्ट इसी को कहते हैं। बिजनेस में जब भी पैसा आता है ना, हम उसे बोलते हैं रिसिप्ट्स। अब देखो, रिसिप्ट्स किस तरीके से आती है? दो तरीके से आती है। पैसा दो तरीके से आता है बिजनेस में। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। बच्चे इन दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रिसिप्ट मेरी रेवेन्यू है और कौन सी रिसिप्ट मेरी कैपिटल है। देखो, अगर आपको रिसिप्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है ना, आप पहले सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट को समझ लो। सिर्फ और सिर्फ किसको समझ रहे हो? रेवेन्यू रिसिप्ट को। क्योंकि जो रिसिप्ट रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है। तो इसलिए आप पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझो किसको? रेवेन्यू रिसिप्ट को। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है सर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। देखो, सिंपल सी बात समझो, बिजनेस को पहले पैसा किस चीज से मिल सकता है? जो बिजनेस का काम है, अगर वो वही काम करे और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब आप कह रहे हो मतलब, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक कार का शोरूम है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, मान लो कार शोरूम, ठीक है। अब इस कार शोरूम का काम क्या होगा? गाड़ियों को बेचना, कार सोल्ड करना, है ना। यही तो इसका नेचर ऑफ बिजनेस होगा। और इसको आप पता क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोलते हो। ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है। तो इस कार शोरूम का काम क्या है? गाड़ियों को बेचना। तो गाड़ी को बेच के जो भी पैसा मिलेगा हम इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कार शोरूम का काम है कार को सोल्ड करना, और गाड़ी को बेच के जो भी पैसा मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, कार, जो इस कार शोरूम के लिए जो गाड़ी है, कार है, वो क्या है? गुड्स है। देखो बच्चों, गुड्स का मतलब क्या होता है? आपका बिजनेस जिस चीज को सोल्ड करता है ना, जो उसका बिजनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेहरू प्लेस में जाते हो, वहां पे काम क्या होता है? जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं कंप्यूटर को सोल्ड करना। तो कंप्यूटर जो सोल्ड कर रहे हैं, कंप्यूटर उनके लिए क्या है? गुड्स है। क्या है? गुड्स है, ठीक है। तो यही चीज है। अब जैसे कार शोरूम है, कार शोरूम के लिए कार क्या होगा? गुड्स होगा। तो जब भी गुड्स को सोल्ड करके जो भी पैसा मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं सर? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये तो वो चीज हो गई जब आप गुड्स को सोल्ड करने में एंगेज हो, ठीक है। ये आया चीज समझ में? नहीं आया? तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट का। दूसरा देखो, अब हर बिजनेस तो गुड्स सोल्ड नहीं करता। कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एडवोकेट का कोई ऑफिस है, ठीक है। क्या है? एडवोकेट का ऑफिस, एडवोकेट ऑफिस। अब देखो, इस एडवोकेट ऑफिस का काम क्या होगा? एडवोकेसी सर्विस देना। तो जो भी रेवेन्यू इसको एडवोकेसी सर्विस से होगा, इस ऑफिस को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एडवोकेट ऑफिस को जो भी रेवेन्यू रिसीव होगा, किससे? एडवोकेसी सर्विस से, एडवोकेसी सर्विसेज, ठीक है। इससे जो भी रेवेन्यू रिसीव होगा हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आई होप रेवेन्यू रिसिप्ट तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है सर? जब बिजनेस में पैसा आता है, किस तरीके से आता है? गुड्स को बेच के या फिर सर्विसेज देके, ठीक है। अब जो भी गुड्स का मतलब क्या होता है? फिर गुड्स का मतलब होता है सर जिस चीज में आपका बिजनेस इंगेज है, जिस चीज को आपका बिजनेस बेचेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको एक दिया, कार शोरूम का काम क्या है? कार सोल्ड करना, है ना। जोमेटो का काम क्या है? तो जो जोमेटो का काम है उसका है मतलब रेस्टोरेंट वगैरह सर्विसेज देना। तो ये सारा चीज क्या है? उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं। आप सोचोगे तो आपको, अब जैसे कुछ कुछ पर्संस होंगे जिनके जो फादर हैं वो टेक्सटाइल के बिजनेस में एंगेज होंगे। मान लो गारमेंट्स, कपड़े बेचते हैं, खरीदते हैं। तो जो कपड़े हैं वो आपके पापा के लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे, है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं गुड्स। जिस चीज में बिजनेस इंगेज है, जिस चीज को बिजनेस सोल्ड करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, और इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ये होता है हमारा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट की तरफ। तो देखो बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो रेवेन्यू नहीं है। जो रेवेन्यू नहीं है, अब आपने बोला जो रेवेन्यू नहीं है, तो बड़ी अटपटी सी डेफिनेशन है। जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है,
अब देखो इसको ना आप एग्जाम्पल में फिट करके देखो। मैंने आपको बताया था जैसे जो बिजनेस होता है, ठीक है, और मालिक होता है, ये सेपरेट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जब चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास हुई थी। जैसे मान लो ये मालिक है, ठीक है, ये ऑनर और ये है बिजनेस, ये दोनों सेपरेट होंगे। मालिक इसमें क्या करेगा, कैपिटल लगाएगा बिजनेस को करने के लिए, पैसा लगाएगा ना भाई बिजनेस को करने के लिए। तो मालिक क्या लगाएगा सर, कैपिटल, पैसा लगाएगा। तो बिजनेस के अंदर बताओ, बिजनेस के अंदर तो पैसा आया ना, पैसा आया, पैसा आया। लेकिन क्या ये बिजनेस का काम है मालिक से पैसा लेना? नहीं। बिजनेस का काम, मान लो ये बिजनेस है गारमेंट्स का। किस चीज का बिजनेस है सर? गारमेंट्स का। शर्ट्स बेचता है और पैंट्स बेचता है, मान लेते हैं एग्जांपल। तो जो शर्ट और पैंट को बेच के जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। शर्ट और पैंट को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका बिजनेस क्या है, गारमेंट्स का काम है, शर्ट पैंट को बेचना है। अच्छा भाई कैपिटल रिसिप्ट क्या है? देखो यहां पर ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, एग्जांपल समझा रहा हूं, ये मैं एग्जांपल है, ठीक है। अब जो मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, क्या है बिजनेस का काम है मालिक से पैसा लेना? नहीं। तो ये कौन सी हो जाएंगी? कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है बच्चों। हमने क्या पढ़ा? कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो रेवेन्यू नहीं है। और कैसे कैसे बिजनेस में पैसा आ सकता है? मान लो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस ने जाके लोन ले लिया बैंक से। बताओ बैंक से लोन लेना क्या बिजनेस का काम है? नहीं। तो यहां पर भी तो पैसा आया, ये जो पैसा आया क्या वो रेवेन्यू नेचर का है? नहीं। रेवेन्यू नेचर का नहीं है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट तो है नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का काम लोन लेना थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखो जैसे मैंने लोन फ्रॉम बैंक आपको मैंने बता दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, एग्जांपल्स अभी मैं समझा रहा हूं। फिर एक है, मान लो, अच्छा अब ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपको एक कार शोरूम का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कार शोरूम का एग्जांपल दिया था। इसमें ना एक हल्का सा एग्जांपल मैं और कंटिन्यू करता हूं। मान लो इस कार शोरूम के अंदर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, एक कंप्यूटर है, एक है कंप्यूटर। भाई इस कार शोरूम ने बोला कि जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, इसकी क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, बहुत बकवास सा कंप्यूटर है, जब देखो बंद हो जाता है, तो हमें ना एक नया कंप्यूटर लाना पड़ेगा। तो इस कार शोरूम ने बोला जो पुराना कंप्यूटर है, ये ओल्ड कंप्यूटर है बच्चों। कौन सा कंप्यूटर है? ओल्ड। इस ओल्ड कंप्यूटर को ना हम बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, सोल्ड। सोल्ड मतलब बेच देते हैं। तो अब ये बताओ, कार शोरूम का बिजनेस तो कार को सोल्ड करना था, ये तो कंप्यूटर, इसके लिए क्या होगा? कार शोरूम के लिए तो एसेट्स होगा ना। क्यों? क्योंकि बिजनेस में यूज कर रहा है, सिंपल। तो जो कार शोरूम में कंप्यूटर है वो तो इसके लिए एसेट है। तो एसेट को बेचना क्या बिजनेस का काम होता है? नहीं। एसेट को बेच के भी जो पैसा आएगा वो भी क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो देख लो, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेच के जो भी पैसा आएगा वो भी क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट को क्या बोला गया सर? जो रेवेन्यू नहीं है वो क्या है? कैपिटल है। देख लो, दीज आर द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू इन नेचर की नहीं है वो कैपिटल है, ठीक है। अब आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छा इसका सर ट्रीटमेंट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट में एक चीज याद रखना, जो याद रखने वाली है, स्टार मार्क करना, ठीक है। सर ये मेरी क्या करती है? ये कहां पे शो होती है? ये मेरी बैलेंस शीट में शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। अब देखो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको बना के देता हूं जिससे आप समझ लो। मैं अपर वाला रब कर रहा हूं एग्जांपल, ये आप बना लेना वीडियो रोक के, क्योंकि मेरे पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो मैं यहीं पे बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कि कैपिटल रिसिप्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी। देखो बच्चों, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट आप आगे सीखोगे। यहां पे तो सारी लाइबिलिटीज आती है, यहां पे सारे एसेट्स आते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे बनती है बैलेंस शीट। अभी मैं आपको एक रफली समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर इसका नेचर क्या होता है? दीज आर शोन इन बैलेंस शीट। बच्चों जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो बैलेंस शीट में शो होती है। अब आप कह रहे हो कैसे? एक एक एग्जांपल को फिट करके दिखाता हूं। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, कैपिटल जो मालिक लगाता है। मैंने बताया था ना मालिक और बिजनेस अलग है, और हमने कैपिटल के कंसेप्ट में पढ़ा था। कैपिटल लाइबिलिटी होती है, उधार ले लिया बिजनेस ने, तो लाइबिलिटी में जाती है कैपिटल, ठीक है। और ये बना कह रहे हैं हम बैलेंस शीट, तो कैपिटल कहां पे शो होती है सर? लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो होती है अपनी क्या? कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में शो होती है कैपिटल, ठीक है। अगला, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अब जैसे ऐसे समझो, जो कार शोरूम था, इसके पास मान लो कंप्यूटर आ रहा था 50,000 का बच्चों, ठीक है। जब कार शोरूम ने कंप्यूटर बेच दिया तो पैसा आएगा, और वो मैंने बताया था ना, जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट के नेचर का है।
तो बताओ जब ये कंप्यूटर ही बेच दिया ओल्ड, तो ये कंप्यूटर को माइनस नहीं करेगी 50,000? बिल्कुल माइनस करेगी, क्योंकि अब तो कंप्यूटर रहा ही नहीं है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे, सेल ऑफ कंप्यूटर माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट से तो आप ऐसा हटाओगे ना, बैलेंस शीट में जो 50,000 रुपए का पुराना कंप्यूटर आ रहा है, जब कार शोरूम ने उसे बेच दिया, तो क्या करेगी, उस ओल्ड कंप्यूटर को हटाएगी अपनी बुक से, अपनी बैलेंस शीट से हटाएगी। तो बताओ, ये भी मैंने क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट आपकी बैलेंस शीट में शो होती है, तो ये भी तो बैलेंस शीट में ही शो हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल शो हुआ। अगला, लोन फ्रॉम बैंक। देखो जब बिजनेस बैंक से लोन ले रहा है, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, बिजनेस उधारी ले रहा है, तो ये भी तो लाइबिलिटी है। मैंने लाइबिलिटी का मतलब आपको क्या पढ़ाया था, लाइबिलिटी का मतलब है अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। ये भी पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, तो ये भी किस में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। क्या, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो मेरी किस में दिखाई जाती है सर, बैलेंस शीट में। मैंने आपको एग्जांपल भी बना दिया, इसको लिख लेना कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर करा। आइदर, अब देखो जो कैपिटल रिसिप्ट है वो या तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ा रही है, बिजनेस के हिसाब से सोचो आप। देखो जब बिजनेस ने मालिक से कैपिटल के नाम का पैसा लिया, तो कैपिटल तो वापस करनी है ना बिजनेस को, है ना। कैपिटल तो बिजनेस को वापस करनी है, पैसा लौटाना है ना मालिक को बाद में। तो या तो ये वाली जो रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, वो क्या करती है सर मेरी, या तो लाइबिलिटी बढ़ाएंगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ाएंगी। और देखो यहां पे क्योंकि जो पैसा आएगा एसेट को बेच के आएगा, या एसेट को कम करेंगी, या एसेट को क्या करेंगी, रिड्यूस्ड। यहां तो एसेट्स क्या होंगे, रिड्यूस्ड। रिड्यूस कौन हो रहे हैं सर, एसेट। एसेट क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। या लाइबिलिटी क्या होंगी, इंक्रीज, बढ़ेंगी। या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी या एसेट कम हो जाएंगे। इसी पूरे कंसेप्ट का हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो आई होप ये रिसिप्ट का तो पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को बना लेना। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक्सपेंडिचर। अब हम एक्सपेंडिचर समझते हैं। एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर, अमाउंट स्पेंड। अमाउंट स्पेंड मतलब सर पैसा जाएगा, ठीक है, या फिर और लाइबिलिटी इनकर, या लाइबिलिटी इनकर होगी। दो ही तो बातें होंगी, या तो आप किसी भी चीज को खरीदते वक्त पैसा दोगे, या आप बोलोगे उधारी पे ले लेता हूं, पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। किस चीज के लिए, फॉर एक्वायरिंग एसेट, मतलब आपने एसेट को खरीदने के लिए पैसा दिया, या लाइबिलिटी इनकर कर ली। मतलब देखो जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा और पैसे दे दिए, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। आपने कंप्यूटर खरीदा और बोला कि मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो ये क्या होता है, लाइबिलिटी इनकर करना। किस चीज के लिए, एसेट के लिए। तो ये भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। या फिर गुड्स को खरीदने के लिए पैसा देना, या लाइबिलिटी इनकर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है गारमेंट्स का, शर्ट पैंट बेचने का, आपने शर्ट पैंट खरीद ली और पैसा दे दिया, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक्सपेंडिचर। या मान लो आपने शर्ट पैंट खरीद ली और बोला पैसा बाद में दूंगा, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। या फिर आपने क्या है, सर्विसेज ली है और उसके लिए पैसा दिया है, या फिर लाइबिलिटी इनकर करी है, तो ये मेरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर, पैसे का जाना या लाइबिलिटी इनकर करना। किस चीज के लिए, एसेट को लेने के लिए, या गुड्स को लेने के लिए, या सर्विसेज लेने के लिए। ये क्या होता है मेरा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को कितनी कैटेगरी में बांटा है, तीन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कब हम एक्सपेंडिचर को कैपिटल मानेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, किसी भी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एसेट्स, ठीक है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं सर, एसेट्स। किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा देना, है ना, वो क्या होता है मेरा एक्सपेंडिचर करना। मतलब किसी भी एसेट को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करना, ठीक है, वो क्या होता है मेरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसेट को खरीदने के लिए वर्ड क्या यूज होगा, एक्वायर एसेट्स। बच्चों पूरी अकाउंट्स में जब भी हम एसेट को खरीदते हैं ना, तो वर्ड यूज होता है एक्वायर एसेट, ठीक है। तो ये मेरा जब भी आप एसेट लोगे और पैसा दे दोगे, या लाइबिलिटी इनकर कर लोगे, तो वो क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी भी इनकर कर लोगे ना एसेट को खरीदने के लिए, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। देखो जैसे एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर एसेट्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपने करा, खर्चा करा, किस चीज के लिए, एसेट को खरीदने के लिए। अब हमने पढ़ा था एसेट हमारे दो होते हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल। तो अगर आप टेंजिबल एसेट यानी कि जैसे मशीनरी खरीद ली आपने, या फर्नीचर खरीद लिया, है ना, तो या तो आप टेंजिबल एसेट लोगे, तो ये भी आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या आप इनटेंजिबल एसेट लोगे। इनटेंजिबल एसेट मतलब जैसे मान लो आपने ट्रेडमार्क खरीद लिया, या आपने मान लो क्या कर लिया, गुडविल खरीद ली। अब आप बोल रहे हो सर कि इंटेंजिबल एसेट भी
खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ बिल्कुल, जैसे एग्जांपल से समझो, मान लीजिए आपको क्या करना है, बिजनेस करने के लिए मान लो आपको जोमेटो का नाम चाहिए, आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो जिसके अंदर आप जोमेटो का नाम यूज करोगे, ठीक है। तो जब आप नाम यूज करोगे तो उसे पैसे भी तो दोगे, है ना। तो ये आपने क्या करा, एक तरीके से जोमेटो से उसकी गुडविल खरीद ली है। क्या करा है, गुडविल खरीदी है। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट को खरीदने के लिए जो आपने जोमेटो को पैसा दिया वो भी क्या होगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आप, अच्छा एक्वायर एसेट का मतलब क्या है, कोई आपने नया एसेट खरीदा, नया, ठीक है, नया एसेट की बात हो रही है। अगला, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब कहने का ये है कि आपने ना कोई ऐसा खर्चा करा जिससे आपका पुराना ही एसेट इस तरीके से इंप्रूव हो गया, इस तरीके से बन गया कि अब आपके बिजनेस की क्या है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने लग गई। अब आप कह रहे हो सर ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स गए हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी ना एक मशीनरी खराब पड़ी हुई थी। क्या थी सर, आपकी एक मशीनरी खराब थी। आपने ना क्या करा, उसी, अब आपकी एग्जिस्टिंग मशीन है, आपने कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी, आपने जो पुरानी मशीनरी है उसको ठीक करवाया, ठीक है, उसको क्या करा सर, ठीक करवाया। अब पुराने तो तक जब वो खराब थी वो जो मशीनरी, और आपने इसको ठीक करवाया, एग्जिस्टिंग मशीन को जब ठीक करवाया, एग्जिस्टिंग मशीन को जब आपने ठीक करवाया, मान लो ये मशीन जो है ना 100 यूनिट्स बना के दे रही है आपको पर डे, ठीक है, 100 यूनिट्स आपको क्या है, पर डे बना करके दे रही है। और आपको उसका नेचर भी पता चल गया, जल्दी खराब भी नहीं होगी, जल्दी खराब भी नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर 100 यूनिट जब वो बना करके दे रही है, तो बताओ ये आपका एसेट इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। पुरानी मशीनरी खराब थी, अब तो 100 यूनिट आपको बना बना के दे रही है। तो ये भी क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने नया एसेट नहीं लिया, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा भी खर्चा कर दिया जिससे आपका पुराना एसेट इंप्रूव हो गया, और वो इस तरीके से इंप्रूव हो गया कि वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता बढ़ा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर एग्जिस्टिंग एसेट पे ऐसा कर दिया ना कि आपका जो एग्जिस्टिंग एसेट, जो पुराना एसेट है, जो पुराना मतलब आपने ऐसा खर्चा कर दिया पुराने एसेट पे, अब वो पुराना एसेट जल्दी खराब ही नहीं होगा, इस तरीके से समझ लो, बहुत लंबे समय तक चलने ही वाला है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर, अब आप अपने घर में एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लो आपका कूलर खराब है ना, अब आपने कूलर को ठीक करवाया। अब वो जो कूलर है, मान लो एक गर्मी भी सही चल गया, 2 गर्मी भी सही चल गया, 3 गर्मी भी सही चल गया, तो ये आपने जो खर्चा करा था ये क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्यों, क्योंकि इससे आपका पुराना एसेट इंप्रूव हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर सिर्फ और सिर्फ दिमाग में फिट कर लो, जब भी एसेट की बात आएगी ना, तभी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सोचोगे। एसेट पे किया हुआ खर्चा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशंस क्या है, पहला आपको जो खर्चा करना है नया एसेट लेने के लिए करना है, दूसरा या फिर आपने पुराने एसेट पे खर्चा करा हो, पर पुराने एसेट पे खर्चा इस तरीके से करना है कि वो क्या है, आपका एसेट इंप्रूव हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। इंप्रूव हो जाए मतलब जो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है वो काफी लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सर ये बैलेंस शीट में शो होता है। किसमें शो होता है, बैलेंस शीट। जैसे मैंने अभी आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाई थी, ये मान लो क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। मैंने बताया था राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारी लाइबिलिटीज आएंगी। अब मान लो एग्जांपल मैंने क्या दिया था नए एसेट का, कि आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर आपने खरीदा वो एसेट में आ जाएगा। ये मान लो कंप्यूटर है न्यू, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, ये मैंने काटा हुआ एक्स 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 करके लिखा हुआ, आप लिख लेना। जब भी आपने कोई नया कंप्यूटर खरीदा तो ये क्या आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। अगला, मान लो आपके पास में कोई पुराना कंप्यूटर भी था, ठीक है, या पुराना कंप्यूटर नहीं, पुरानी मशीनरी समझते हैं, ओल्ड मशीनरी थी, ठीक है, ओल्ड मशीनरी थी 30,000 रुपए की, मान लो 30,000 रुपए की ओल्ड मशीनरी थी। अब आपने इस पे अभी खर्चा करा, और खर्चा इस तरीके से करा, ओल्ड मशीनरी इंप्रूव हो गई, बढ़िया तरीके से काम कर रही है ओल्ड मशीनरी। तो अब आपने मान लो इस पे खर्चा करा 10,000, कितना खर्चा करा, 10,000, ये आपने करा एक्सपेंडिचर, कितने का सर, 10,000। तो जो आपने 10,000 रुपए खर्चा करा है ना बच्चों, ये भी मशीनरी में ऐड होगा, और ये कहां पे दिखेगा, एसेट में दिखेगा। देखो मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, ओल्ड मशीन में 10,000 ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। तो ये होते हैं मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझना अच्छे से क्या होता है। तो सर जैसे रिसिप्ट में डेफिनेशन थी, है ना, रिसिप्ट में अलग डेफिनेशन थी ना एक, तो इसको आप रिसिप्ट से लिंक मत करना बिल्कुल भी, ये अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे पैसा जा रहा है, रिसिप्ट में पैसा आ रहा था, ठीक है।
अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और कौन सा रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, आपने कोई खर्चा करा, ठीक है, अब खर्चा किस तरीके से करा वो समझना। द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम और एग्जॉस्टेड, बच्चों कंज्यूम का मतलब होता है उस बेनिफिट को यूज कर लेना, या एग्जॉस्ट हो जाएगा वो बेनिफिट, मतलब खत्म हो जाएगा। कब तक खत्म हो जाएगा, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मान लो 1 ईयर, सिंपल। मतलब आपने कोई ऐसा खर्चा करा जो 1 साल से ज्यादा फायदा आपको देगा ही नहीं, जिसका बेनिफिट आप 1 साल तक ही ले सकते हो, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ले सकते हो, मतलब 1 अकाउंटिंग पीरियड तक ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बोल रहे हो सर 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जांपल है बहुत सारे, एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है सर, मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके मान लो फादर का बिजनेस है गारमेंट्स का काम करना, शर्ट पैंट बेचना, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो कॉस्ट आ रही होंगी, है ना, शर्ट पैंट खरीदते होंगे, या मान लो कोई जो खराब शर्ट पैंट होती होंगी उन पे काम भी होता होगा, डाइंग का काम हो गया, है ना, या मान लो स्टिचेस वगैरह लगाने हो गए, तो ये सारे काम भी होते होंगे। तो कहने का मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप माल बेच रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खर्चा आता होगा, खरीदने का खर्चा, है ना, उसके ऊपर मटेरियल वगैरह का खर्चा। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो जब आप एक बार माल खरीद लेते हो तो क्या दोबारा नहीं खरीदना पड़ता, भाई खरीदा हुआ माल बिकता भी तो है जल्दी जल्दी। तो वही चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप माल को बेचने के लिए खर्चा कर रहे हो। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल, आप जब जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक की बोतल बना रहे हो, एक और एग्जांपल समझ लो, प्लास्टिक की बोतल आप बना के बेचते हो, ठीक है, तो उसके अंदर मटेरियल लगता होगा, प्लास्टिक लगती होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब आप ये प्लास्टिक की बोतल बेचोगे तो मटेरियल का तो खर्चा आ रहा है, ठीक है, मटेरियल, या फिर मान लो उस प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए ना आपको लेबर भी लगानी पड़ती है, वो लेबर उसको डिजाइन वगैरह देती है, मशीनरी यूज करती है वही लेबर, ठीक है। अगला ओवरहेड, ओवरहेड भी कुछ ना कुछ लगते होंगे, ओवरहेड मतलब होता है सर खर्चे, उस प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए आपके और भी खर्चे लगते हैं, मान लो पैकिंग वगैरह का खर्चा लग जाता है ना, या फिर मान लो उस जो प्लास्टिक की बोतल है आपने उसको अलग से रखने के लिए एक वेयर हाउस लिया हुआ है, उस वेयर हाउस का रेंट लग जाता है ना, वेयर हाउस रेंट लग जाता है। तो कहने का मतलब ये, अब जब आप प्लास्टिक की बोतल बेचोगे तो उसमें भी तो खर्चे आ रहे हैं आपकी, देखो मटेरियल लग गया, प्लास्टिक आपने खरीदी होगी, दूसरा आपकी लेबर भी लग गई, उस प्लास्टिक की बोतल को डिजाइन करने के लिए मान लो आपने लेबर भी लगा दी, तीसरा उस प्लास्टिक की बोतल को मान लो कंप्लीट करने के लिए आपने वेयर हाउस वगैरह का रेंट भी दिया है ना। तो ये सारे जो भी खर्चे हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माल को बेचने का जो भी खर्चा आप लगाते हो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। क्यों? क्योंकि जब आप माल बेच दोगे तो ऐसा मतलब ऐसा खर्चा तो नहीं है ना, अब आपने एक बार खर्चा कर दिया उसके बाद आप बेनिफिट लेते रहोगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड में ही कंज्यूम हो जाएगा वो। आपने आज प्लास्टिक की बोतल बनाई, बिक गई, अब दोबारा से बनाओगे फिर बेचोगे, समझ गए। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, माल को बेचने का जो भी खर्चा आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल आपने परचेज किया, परचेज का खर्चा हो गया आपका, गुड्स को परचेज करने का खर्चा वगैरह हो गया, ये सारी चीज हमारी क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। अगला सैलरी। देखो बच्चों जब आप सैलरी देते हो या बिजनेस सैलरी देता है, बिजनेस जब सैलरी देता है तो वो सैलरी कैसे देता है, पर मंथ के हिसाब से देता है। पहले काम होता है, फिर अगले महीने में पिछले वाले काम किए हुए की सैलरी चली जाती है ना। तो वो जो बेनिफिट है, जो बिजनेस एम्प्लॉय से बेनिफिट ले रहा है सर्विसेज का, जैसे फॉर एग्जांपल 1 महीने की बिजनेस ने सर्विस ली अपने एम्प्लॉय से, तो 1 महीने की सैलरी दे देगा, है ना। फिर अगले महीने की सर्विस ली, अगले महीने फिर उसकी सैलरी पे कर देगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस फायदा ले रहा है ना, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ही तो ले रहा है। ऐसा होता है बताओ कि एक बार बिजनेस ने पैसा दे दिया, अब भाई 5 साल एम्प्लॉय काम करता रहेगा या 2 साल एम्प्लॉय काम करता रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो उसका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड में ही कंज्यूम हो जाएगा। अगला रेंट। रेंट पे जब जैसे आप जो बंदे किराए पे रहते होंगे ना वो चीज समझ पाएंगे। जैसे आप रेंट पे करते हो, हर महीने पे करते हो, है ना, ऐसा मतलब कोई भी अगर ऐसा आपने रेंट पे करा है जिसका बेनिफिट सिर्फ आप एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही ले सकते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर महीने महीने आपका रेंट जाता है, जैसे हर महीने जाता है ना, तो उसका बेनिफिट आप कब तक ले सकते हो, जो आपने रेंट पे करा एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही तो ले सकते हो, 1 साल तक ही तो ले सकते हो। तो यही चीज है। या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी सभी के घर में मंथली भी आता है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का भी आता है ना। तो जैसे ऐसे होता है ना कि जो आप बेनिफिट लोगे वो 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर तक का ही लोगे, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक का ही लोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का भी बेनिफिट। तो ये भी मेरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, ट्रीटमेंट होता है डेबिट साइड में आता है। जैसे ये बैलेंस शीट में आते हैं ना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकी ट्रीटमेंट देखो क्या होती है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं एरो बना के। जैसे मान लो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है, यहाँ पे आती है आपकी डेबिट साइड, यहाँ पे आती है आपकी क्रेडिट साइड, मतलब या इधर की साइड आपकी डेबिट, इधर की साइड आपकी क्रेडिट होती है। अब डेबिट साइड के अंदर आते हैं, मैंने क्या बोला, डेबिट साइड, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ऐसा समझ लो, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये आप आगे सीखोगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे डेबिट साइड आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पे करा, रेंट पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट करके। या मान लो इलेक्ट्रिसिटी पे करी, वो भी यहाँ आ जाएगी। या मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा है, वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरे कहाँ पे आते हैं सर, डेबिट साइड, किसकी, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की। लेकिन ये कब आएंगे, जब आप पता है क्या होंगे, सोल प्रोपराइटर, जब आप प्रोपराइटरशिप होंगे, प्रोपराइटर। अब आप बोलो सर प्रोपराइटरशिप का मतलब क्या होता है, जब एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक होता है ना। पार्टनरशिप के केस में या कंपनीज के केस के अंदर ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब पार्टनरशिप होता है ना, ये आप 12th क्लास में सीख लोगे, पार्टनरशिप के केस में कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, कंपनी के केस में कभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। तो अगर आप प्रोपराइटर हो तो ये खर्चे किधर जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप या कंपनीज हो तो ये खर्चे किधर जाएंगे सर, सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो बच्चों अगली हमारी टर्म क्या है, एक्सपेंडिचर में अभी हमने दोनों पढ़ लिए थे ना, वो कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब तीसरा एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 कैटेगरीज थी, ये लास्ट कैटेगरी है, फिर हमारा एक्सपेंडिचर का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चला, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो होते तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू। लेकिन सर इनको ना हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। रिटर्न ऑफ मतलब अभी मैंने आपको fictitious एसेट जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, रिटर्न ऑफ करना होता है हमारे को, किसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। अभी रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में खत्म करना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो 15 लाख रुपए का आपका लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है। दोबारा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ पहले कि जो आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ये एक रेवेन्यू तो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बताया था, जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं आपने एक बार प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवा दी तो दोबारा करवानी नहीं पड़ेगी। तो वही चीज है यहाँ पे, आप जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करवा रहे हो ना, वो है तो आपका क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही नेचर का। लेकिन कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का भी बेनिफिट दे देते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने एक ना बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करवा दी जिसमें उसका खर्चा आया 15 लाख, ठीक है, कितने का खर्चा आया, 15 लाख। अब कंपनी को पता चला कि भाई इस एडवर्टीजमेंट जो उसने करवाई है ना, इसका बेनिफिट उसे कम से कम 3 सालों तक तो मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा सर, 3 सालों तक तो मिलेगा। कितने सालों तक, 3 सालों तक। तो ये जो खर्चा इसने करवाया ये है तो रेवेन्यू, बिल्कुल रेवेन्यू है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट 3 साल बाद ही सही करवाने, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिले, है ना। अभी जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वैसे तो उसका बेनिफिट आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर इस केस में क्या हुआ, ये क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस काफी ज्यादा है, लार्ज है, बड़ा है, और उसका बेनिफिट भी आपको काफी लंबे समय तक मिलेगा, तो ये होते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन्हें हमें क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमें खत्म करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस, मान लो कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 5 लाख। कितना आ रहा है सर, 5 लाख का प्रॉफिट। अब सीधा अगर कंपनी 15 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ले जाए, जैसे मान लो 15 लाख का एक्सपेंस दिखा दे, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट में बुक्स आ रही थी वो 10 लाख के लॉस में आ जाएगी, ठीक है, तो लॉस में आ जाएगी ना। तो हम इस वाले खर्चे को पता क्या करते हैं, इसे हम करते हैं रिटर्न ऑफ। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के, हम उन्हें क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब धीरे धीरे कर करके दिखाना। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, 3 सालों तक मिलेगा। तो कंपनी क्या करेगी, इसको 3 सालों के हिसाब से दिखा देगी, मतलब 15 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 5 लाख आएगा। तो जो भी 5 लाख है, अब कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट के अंदर, जैसे प्रॉफिट तो आपका 5 लाख आ रहा है, अब यहां पर जो एक्सपेंस दिखाएगी
एक्सपेंस आपका दिखाएगी कंपनी, मान लो एडवर्टीजमेंट के खर्चे का 5 लाख, ठीक है। तो कंपनी ने इसे क्या करा, रिटर्न ऑफ, धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करी है, तो हम इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब बच्चे इसे ना फिक्टिशियस एसेट से रिलेट करके कंफ्यूज मत हो जाना, हल्का सा डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस क्या है, हल्का सा डिफरेंस देखो ये है, जो 5 लाख का एक खर्चा है ना जिसे कंपनी दिखा रही है, इसे तो बोलेंगे हम ठीक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, क्योंकि कंपनी इसको क्या कर रही है बताओ, रिटर्न ऑफ, मतलब खत्म कर रही है ना धीरे धीरे, प्रॉफिट में से खत्म कर रही है धीरे धीरे। लेकिन अब जो 15 लाख में से 5 लाख, 10 लाख बच गया, ये 10 लाख का खर्चा बच भी तो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम का, तो इसे कंपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी। मैंने आपको ये बताया था ना, बैलेंस शीट में दिखाएगी, किस नाम से, एसेट साइड में, फिक्टिशियस एसेट में, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स में। और पता क्या लिखेगी, इसको लिखेगी डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इस तरीके से 10 लाख। फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको बताया था कि कौन से एसेट होते हैं, वो एसेट जो एसेट नहीं होते, लॉस होते हैं। एक तरीके से एक्सपेंस या लॉस समझ लो भाई, ये जो 10 लाख है कंपनी का एक तरीके से लॉस ही तो है, आने वाले सालों में इसको दिखाना है। तो ये जो 10 लाख अब ये दिखाएगी कंपनी, ये फिक्टिशियस एसेट में बैलेंस शीट में दिखाएगी, और ये जो 5 लाख आया था उसे हर साल क्या करेगी, 5-5 लाख से रिटर्न ऑफ करके प्रॉफिट और लॉस में माइनस कर देगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।